अहम अहम, खुश खुश, चेक फटाब डम डम, चेक फटाब डम डम। लो, अब ये कपड़ा हो गया जादुई। पर माँ, ये तो काला है। काला जादू किया है इस पर मैंने। तो कपड़े का रंग भी काला ही होगा ना बेवकूफ लड़की। अरे, अरे जाने दीजिए ना। नादान है बेचारी। अब लाइए इसे मुझे दे दीजिए। अब वैसे इस कपड़े से हमारा काम तो हो जाएगा ना। मतलब कि माया के तंत्र मंत्र पर शक है। तो ला, दे इसे मुझे वापस। नहीं नहीं, तो अब मुझे पूरा विश्वास है आप पर। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। जय हो माया माई की। ये कहकर विनीता ने अपनी बेटी रवीना का हाथ पकड़ा और उस डरावनी कमरे से जाने को हुई। लेकिन तभी पीछे बैठी मामा ने अपना लोही का बर्तन जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया। साफ पता चल रहा था कि माया गुस्से में वो बर्तन को बसा रही थी और सो। अरे, हाँ हाँ, अब माफ करना माई, मैं तो भूल ही गई थी। अब दक्षिणा तो लाई हूं मैं अपने साथ। अब बस रखना भूल गई। फिर विनीता ने अपने बटुए से करारे नोटों की एक गड्डी बाहर निकाली और उसे माया के बर्तन पर रख दिया। और फिर चुपचाप रवीना के साथ वहां से बाहर आ गई। कौन थी ये माया? और रवीना को उसने वो काला कपड़ा क्यों दिया था? और वाकई क्या वो कपड़ा जादुई था? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि ये दोनों, विनीता और रवीना, कौन है और आखिर ये चाहती क्या है। माँ देखो ना, वो आज भी मुझसे सुंदर लग रही है। तुम्हारे उस मुल्तानी मिट्टी के लेप से भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो चल फिर, आज मैं कुछ और बनाती हूँ। वो पड़ोस वाली काकी बता रही थी कि अगर पके केले में, नहीं मार रहे तो कुछ नहीं होने वाला इस सब से। अगर कुछ करना ही है तो मेरे साथ नहीं, उस मीना के साथ करो जाकर। हैं? क्या मतलब मैं उसके साथ क्या करूं? कुछ ऐसा जिससे वो एकदम बदसूरत हो जाए। बस ऐसा होगा तभी मैं सबको खूबसूरत लग सकती हूँ। मीना रवीना की छोटी बहन थी लेकिन सौतेली। रवीना के पिता केदार की 1 साल पहले मौत हो गई थी। तो वो मीना की जिम्मेदारी विनीता को सौंप दिया। और फिर इसमें सोचना क्या है माँ? हम उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। अरे अरे, जरा दिमाग से काम ले बेटा। ठीक ही नौकरानी मिल रही है तो उसे भला क्यों हाथ से जाने दे। और वैसे भी तेरे पापा पहले ही बड़ा दिमाग लगा कर गए हैं। अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गए हैं। तो जब तक वो आधा हिस्सा भी हमारे हाथ में ही आ जाता, तब तक तो इसे अपने साथ रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह मीना अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ उनके घर में रहने लगी। लेकिन घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से बढ़कर नहीं थी। वो दिन भर घर के सारे काम करती, लेकिन बदले में उसे ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता था। बाकी सहूलियतों की तो उसने कभी उम्मीद ही नहीं की। लेकिन इस सब के बावजूद मीना को जो एक बार देख ले तो उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। और बस यही बात रवीना के गले का कांटा बनी हुई थी। माँ, बात साफ है। मेरी बर्थडे पार्टी से पहले उस मीना का चेहरा खराब हो जाना चाहिए। चाहो तो गर्म तेल गिरा दो उस पर, या फिर उसे छत से धक्का दे देते, या फिर, नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भूल गई क्या उस वकील ने क्या कहा था? अगर हमारे साथ रहते हुए उस कर्मचारी को कुछ भी हुआ तो उसके नाम की आधी प्रॉपर्टी हमें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आह, सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन मजाल है जो इसके रहते कोई मेरी तरफ एक बार देख भी ले। माँ, और मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ साथ रोनित भी आ रहा है। फिर अगर उसने इसे देख लिया तो, नहीं नहीं माँ, आप ऐसा करो, पार्टी वाले दिन इसे कहीं भेज दो या फिर इसे किसी कमरे में बंद कर दो। अच्छा, और फिर पार्टी का सारा काम कौन करेगा? अरे तू चिंता मत कर, मैंने कुछ सोचा है इसके लिए। तू चल मेरे साथ। इसके बाद विनीता रवीना को लेकर माया के पास गई, जो एक जानी मानी तांत्रिक थी। और फिर, हम्म, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सौतेली बेटी पर काला जादू करके उसे बदसूरत बना दूं? हो जाएगा, पर दक्षिणा मोटी लगेगी। अब आप उसकी चिंता मत करो माई, आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। बस आप तो कुछ ऐसा कमाल कर दो कि वो मीना अपने आप ही बदसूरत हो जाए। और मेरी रवीना इतनी सुंदर कि सब उसे देखते ही रह जाए। एकदम परी जैसी लगनी चाहिए मेरी बेटी। ठीक है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कपड़ा दूंगी जो मेरी तंत्र साधना से अभिमंत्रित होगा। उस कपड़े का एक हिस्सा तुम्हारी सौतेली बेटी के लिए होगा और दूसरा हिस्सा तुम्हारी अपनी बेटी के लिए। लेकिन कपड़े से उस मीना का चेहरा कैसे बिगड़ेगा? मतलब कि उस कपड़े से बना कुछ भी इन दोनों बहनों को पहनना होगा। बस फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। रवीना और विनीता ने पूरा जाल बिछा रखा था। तांत्रिक माया के दिए काले कपड़े को उन्होंने जैसे ही खोलकर देखा तो वो बीच से कटा हुआ था। एक हिस्से पर मीना का नाम लिखा था और दूसरे हिस्से पर रवीना का। और फिर कुछ दिनों बाद, ये क्या किया माँ? एक तो कपड़े का रंग एक सा, ऊपर से दोनों गाउन भी बिल्कुल एक जैसे ही सिलवा दिए तुमने।
अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुझे पहनना और कौन सा उसे? अरे आसान है, ये देख, मैंने तेरे गाउन में सुनहरा बटन लगवाए हैं और उस करमजनी के गाउन में सिल्वर। इसके अलावा दोनों गाउनों के अंदर की तरफ वही कपड़ा लगा है जिस पर तुम दोनों के नाम लिखे थे। चल अब जल्दी से जाकर उसे उसका गाउन दे देते हैं और फिर देखते हैं इन दोनों जादुई गाउनों का कमाल। माँ बल्कि खुशी खुशी सिल्वर बटन वाला गाउन लेकर मीना के पास पहुंची और फिर, मीना, ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए गाउन बनवाया है। आज शाम की पार्टी में तुम इसे ही पहनना। अब नहीं नहीं दीदी, ये तो बड़ा महंगा लगता है। अब इसे आप पहनो ना, आप पर बहुत जचेगा ये। और वैसे भी आज तो आपका बर्थडे है, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? जैसा कहा है वैसा कर समझी। वैसे तेरी औकात तो नहीं है इतना अच्छा गाउन पहनने की, लेकिन वो क्या है ना, हम जरा दयालु किस्म के हैं। सारे मेहमानों के सामने तो ऐसे फटीचर बन के घूमेगी तो सब हमको ही बुरा समझेंगे ना। चल, अब जल्दी ये गाउन ले और जाकर तैयार होकर आ। मीना को उस गाउन को पहनते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि विनीता ने वो खुशी से उसके लिए नहीं बनवाया। लेकिन फिर भी उसने वो गाउन पहन ही लिया। दूसरी तरफ रवीना आज बहुत खुश थी। आहा, ये रहा मेरा गोल्डन बटन वाला गाउन, जिसे पहनकर मैं बन जाऊंगी एकदम परी जैसी। और फिर रौनक मेरा होगा। और इस मीना की होगी सबके सामने बेइज्जती। कसम से बड़ा मजा आएगा। ऐसा सोचने के बाद रवीना उस गाउन को लेकर तैयार होने चली गई और फिर पार्टी में। अरे रौनक बेटा, तुम आ गए। रवीना कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही है। जी, बट रवीना है कहाँ आंटी? वो वो तैयार हो रही है, सच में बड़ी प्यारी लग रही है। आह, एक तो वैसे ही मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत है, ऊपर से आज उसका गाउन, हा हा, एकदम परी लग रही है उसे पहन कर। तुम उसे देखोगे तो बस देखते रह जाओगे। विनीता बोले जा रही थी, लेकिन रौनक का ध्यान तो उस पर था ही नहीं, क्योंकि उसकी नजरें तो बस एक जगह जाकर चमसी गई थी। और सिर्फ उसकी नहीं, वहां मौजूद हर कोई बस उसी की तरफ देख रहा था। और जब विनीता ने ये महसूस किया तो उसने भी उस तरफ देखा और फिर, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो पहले से भी सुंदर हो गई, पर ये हुआ कैसे? कान पे कौन है? इससे सुंदर लड़के तो मैंने आप तक नहीं देखी। अरे अरे, इतनी भी सुंदर नहीं है। अब तुमने अभी रवीना को नहीं देखा ना, तब भी ऐसा बोल रहे हो। ये तो ऐसे ही है, हमारे घर की नौकरानी। अब कोई खास नहीं। अब तुम यही रुको बेटा, मैं अभी रवीना को लेकर आती हूँ। इसके बाद विनीता भाग कर रवीना के कमरे में पहुंची, जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था। रवीना, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों नहीं है? फिर जैसे ही रवीना ने अपना चेहरा ऊपर किया तो विनीता की डर के मारे चीख निकल गई। रवीना के चेहरे पर बड़े बड़े बाल उगाए थे और हाथ पैरों की चमड़ी भी जैसे जल सी गई थी। कुल मिलाकर यहाँ दाव उल्टा पड़ चुका था। पर ये हुआ कैसे? चॉइस ये हुआ क्योंकि तुम्हारी टेलर ने गलत कपड़े से बने गाउन पर गलत बटन लगा दिया। ये देखो, इस गाउन के कपड़े पर मीना का नाम लिखा है जो तुमने मुझे पहना दिया माँ। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। और रवीना को उसकी करनी की सजा मिल गई थी। अपनी ही बर्थडे पार्टी में वो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं थी। प्रताप नगर में सुंदरलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शांति और बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुंदरलाल और शांति परेशान थे। सुंदरलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा, उसी के हाथ दे देना। शाम को 7 ही बजाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और संध्या के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? कहाँ मिला रामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है। बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है, वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगी। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानता नहीं है। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था, मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा, चलता हूँ, कपड़े भिजवा देना है। सुंदरलाल देखता है रामलाल की बातें संध्या सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाहिए। अब संध्या बेटी, तो रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना। वो तो बस बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है। सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना बेटिया ना, ऐसा कभी मत सोचना। तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू। अच्छा लाओ, कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होगे। संध्या को उदास चेहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है। संध्या कपड़े सिलने लगती है।
संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो, नगरवासियों, ध्यान से सुनो। राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा भानु प्रताप सिंह और रानी सुनंदा अपने बेटे वीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे वाह! राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम क्या देंगे? हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं, वही देंगे। हम क्यों चिंता करें? पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी, हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए। इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं। नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया। तो राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्मदिन की दावत के लिए चली जाना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं रेखा और सुनैना के साथ चली जाऊंगी। संध्या राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको पसंद आएगी। संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सबके बीच संध्या घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं। इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं। चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूँ। संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर घर आ जाती है। संध्या बेटिया, तो राजकुमार से बिना मिले ही आ गई। उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे। संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार जब कमरे में पहुंचा तो उसने वो पोशाक वहां रखी देखी। अरे, ये उपहार मुझे किसने दिया है? ये तो बहुत सुंदर पोशाक है। अद्भुत। मुझे जहां तक याद है, सबने मुझे उपहार दिए। मैंने सबका चेहरा देखा, पर ये उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि ये उपहार किसने दिया है? और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहाँ मेरे कक्ष में रख दिया। राजकुमार महाराज महारानी सेनापति दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता। चोरी छुपे कौन रख गया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है, तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है। वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं। भाई, हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था। राजकुमार को चांदी की थाली दी थी। हमने ये उपहार में पोशाक नहीं दी। उस समय सुंदरलाल, उसकी पत्नी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ, पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ, ताकि उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आए और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। मुझे पता चल जाएगा कि ये दुपट्टे का टुकड़ा किसका है। फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। अमाल नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं।
राजकुमार उस दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदरलाल के कानों तक भी पहुंचती है। संध्या बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी। नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभा कर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है। आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है? कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है। संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सिल करती थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है, इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। संध्या भी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी क्योंकि उनमें से किसी ने भी यह पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। संध्या तो सच जानती थी। वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको तो मेरे से भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। संध्या, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था जब मैंने इस पोशाक को देखा। वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार वीर प्रताप की बातें सुनकर संध्या की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात सुंदरलाल और शांति को दरबार में बुलाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में संध्या और राजकुमार वीर प्रताप का विवाह संपन्न होता है। आज संध्या के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।